नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और दोस्तों, जो चेहरा इस टाइम आप देख रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डीवीसी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष आनंद शर्मा जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी दिनों बाद मेरी भी मुलाकात हुई, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी। तो आज हमें मिलने का तय किया था, मिलकर इंटरव्यू करेंगे, लेकिन इंटरव्यू की रूपरेखा अचानक चेंज कर दी ऊपर वाले ने, क्योंकि तमाम हेल्थ से जुड़े कर्मचारियों तक ये संदेश पहुंचना बड़ा ज़रूरी था। मैं आपको बताऊं, इस टाइम हम एक हॉस्पिटल में हैं और आनंद भाई की तबीयत तो जो है ख़राब है। मैंने जब सुबह आनंद भाई से बात की कि आनंद भाई हम किस टाइम मिल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रहमान भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरी तबीयत ख़राब है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मतलब अभी एडमिट नहीं हुआ हूँ, मैं कल सुबह एडमिट हो जाऊँगा। शायद आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो जब तक आनंद भाई जो है एडमिट हो चुके होंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं रेस्ट में हूँ। आप मिलना चाहो तो मिल सकते हो। मैं तुरंत वहां से निकला, हालांकि रास्ते में बड़ी भयंकर बारिश भी मिली मुझे, लेकिन उन सबके मद्देनजर जो आज सवाल है वो क्या है, उस सवाल की जो अपनी भूमिका है वो एक बड़ी अहम भूमिका है और तमाम कर्मचारियों को वो ध्यान से सुननी चाहिए बात, और समझनी भी चाहिए। और समझनी चाहिए निगम के उन अधिकारियों को जो जिनकी कमान में आनंद भाई जैसे कर्मचारी काम करते हैं। 30 साल की सर्विस के बाद आज आनंद भाई इस हॉस्पिटल की जो है चौखट पर बैठे हैं अपनी बीमारियों को लेकर। कहां से आई बीमारी? 30 साल की सर्विस के बाद निगम के उन भ्रष्ट अधिकारियों को और कुछ ऐसे अधिकारियों को शर्म नहीं आती कि जिनकी कमान में रहकर आनंद भाई जैसे सैकड़ों हजारों कर्मचारी काम करते हैं और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं। आनंद भाई, सवाल ले लूंगा, एक बड़ी विडंबना है आज मेरे आगे, और जितना हो सके आप उतना बताना। 30 साल की सर्विस के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा रहमान भाई कि आप यहाँ पर अस्पताल में भी मुझे मिलने आए हैं और सभी का दुख दर्द समझते हुए यहाँ बात करने आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि 30 साल में हमने कोई बदलाव देखा तो बदलाव कोई है नहीं। कर्मचारी वैसे ही मर रहा है, वैसे ही, और काम जितना होता था, तनख्वाहें वही की वही है। पक्के होने की तो छोड़ ही दीजिए, कर्मचारी ऐसा लगता है भूलने लगा है। लेकिन उसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी का वेतन वही का वही, पक्का होना दूर की सोच हो गई। और तीसरी बात है कि अधिकारी टस से मस नहीं, उसके कान में जूं नहीं रेंगती। कर्मचारी मरे और करे तो क्या करे, उसकी समझ से ये हो गया है कि आंदोलन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अधिकारी झूठे आश्वासन देते हैं। निगम के मेयर हो, स्टैंडिंग कमेटी हो, वो सब एक आश्वासन दे के छोड़ देते हैं। और अभी चाहे निगम में सरकार किसी की भी रही हो, उसने कभी भी कर्मचारियों के विषय में शायद भी 30 साल तो हम भी देखते हो गए कि उन्होंने कभी सोचा हो कि इस कर्मचारी को कुछ मिलना चाहिए। उसका एक जीवन है, उसका भी एक परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसके साथ में 30 साल का जब जीवन मेरा हो चुका है, 30 साल के जीवन में जब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि उस 30 साल के जीवन में मेरे ही कभी मेरी शादी नहीं हुई थी, आज बच्चे मुझसे बड़े हो चुके हैं, लंबाई में ऊंचे हो चुके हैं, सब कुछ। पढ़ाई भी हमने कैसे सरकारी अस्पतालों में कराई है, सॉरी अस्पतालों नहीं, स्कूलों में करवाई है। और वहाँ पर जो अब बच्चे शादी लायक हो गए तो उनकी शादियां करना हमारे पास मजबूरी है कि उनकी करें कैसे, किस तरीके से पैसा लें, कहाँ से करें। चलो हम किसी तरह एक सामूहिक विवाहों में, उनका सामूहिक विवाह में शादियां होती हैं, किसी तरह हम छोटे छोटे सभी साथी मिलके उनके लिए छोटा छोटा अनुदान करके शादियां करवाते हैं। तो इस तरह से हमारा जीवन बिताना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या एक कर्मचारी मतलब 30 साल की सर्विस के बाद भी इन सारी परिस्थितियों की बात कर रहा है अपने जीवन की ही? कितनी मतलब कि निगम के लिए शर्म की बात होनी चाहिए या सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, या ये कोई श्राप है उस कर्मचारी को, ऊपर वाले ने कोई श्राप दे रखा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि कर्मचारी के ऊपर ही श्राप है, क्योंकि हमें ऐसी सरकार मिली। सरकार चाहे किसी की भी रही, पहले तो ये होता था कि सरकार जी हम निगम में हम हैं तो दिल्ली में कोई और है, सेंटर में कोई और है। आज तो हम ये कहते हैं कि चारों पांचों जगह आप हैं। सारी निगम में सरकार आपकी है, दिल्ली में आपकी है, और चलिए आपका जो हमारी बीजेपी सरकार है तो सेंटर में भी है।
अगर हम अपने मेयर से मिलते हैं तो भी आज क्या दूभर है, ये काम करना मुश्किल है। ऐसा कैसे? बजट का रोना भी नहीं होना चाहिए कि हम कर्मचारियों का वेतन बढ़ सके, जबकि हमारे बीच में 252 लोग अपने आप में आज एक ग्रेड पे और वेरिएबल डीबी के साथ अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, और उन 252 को मिल सकती है तो वो कोई निगम के सेम हमारे जैसे ही कर्मचारी, हमारी पोस्ट भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो वो कैसे 12 साल से ले रहे हैं? इसका मतलब अधिकारी ने उसको कैसे दे दिया? मतलब ये तो दोगलापन हो गया एक तरीके हाँ, ये एक ऐसी बात है जो हम खुद भी हजम नहीं कर पाते हैं कि वो कर्मचारी तो ले पा रहा है, लेकिन एक जो बाकी कर्मचारी कर रहे हैं तो उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, उनका क्या दोष है? उसमें उन चीजों को लेकर हम उनसे बात करते हैं तो उनके पास कोई वो रास्ता नहीं, बोलने का तरीका नहीं, कहते हम आपके लिए भी कर रहे हैं। लेकिन उस बात को भी 2 साल हो गए सुनते, कहते, बातचीत करते करते भी 2 साल हो गए, लेकिन उस 2 साल में आज तक वो उस चीज को नहीं संभाल पाए, ना कर पाए। तो हम इस चीज को कैसे समझे? हमेशा हमें एक आश्वासन दे दिया जाता है कि आपको जो ये कर रहे हैं हम इस पे विचार कर रहे हैं। विचार कब तक? कर्मचारी करे कब तक मरे? और जब हम उनसे कभी कोई लेटर लिखकर या बातचीत करके कोई बात करते हैं तो कर्मचारी को दबाने के लिए उस पर काम का बोझ दुगना डाल दिया जाता है। उसको ऐसा कर दिया जाता है कि आप हेड ऑफिस तक नहीं आएंगे, आप कई अधिकारी से बातचीत करने के लिए नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम बातचीत करने के लिए बल्कि कर्मचारियों को, जैसे कि हम कहते थे कि कमिश्नर साहब ने कहा था कि आप सब ऑनलाइन काम करिए, हम ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, जबकि फोन हमारा है। जबरदस्ती फोन खरीदवाए गए, जिनके पास, बेचारों के पास फोन नहीं होते थे, एक सिर्फ सुनने करने के लिए होता था, उनको एक एंड्रॉइड फोन खरीदने पे मजबूर किया गया। एक कम तनख्वाह में फोन खरीदा उन्होंने, अब उन पे जोर रखा गया, उनके पास दबाव बनाया गया, वार्ड इंचार्जों के थ्रू कहा गया कि आप इनसे फोन खरीदवा के लाइए कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे, ऑनलाइन ही वर्क करेंगे। हमने वो शुरू भी कर दिया। चलिए, हमने चाहे कर्जा लेके किया, चाहे हमने किस्तों पर लेके किया, हमने उस काम को शुरू किया। आपने कमिश्नर की मानी, उन्होंने कहा था आप ये काम करेंगे तो मैं भी आपके लिए काम करूंगा, तो लेकिन हमने तो काम शुरू कर दिया, लेकिन निगम ने अपना काम शुरू नहीं किया। वो तनख्वाह बढ़वाने का या किसी और चीज का या ऑनलाइन डाटा का भी हमारा एक ऑर्डर हो चुका है, ऑनलाइन डाटा का पैसा मिलेगा। 2 साल ऑर्डर को हुए हो गए, लेकिन डाटा का पैसा नहीं मिलता। डाटा कहाँ जाता है, पैसा समझ नहीं आता, ऑर्डर होने के बाद कहाँ जाता है समझ नहीं आता। हमारे कई निगमों के फंड अभी तक किसी के खाते में नहीं आते, उनको ऐसे भी दबाया जाता है। किसी के बोनस तक नहीं दिए जाते हैं, किसी के ईएसआई की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। कई जोन में मिलती है, कई जोन में नहीं मिलती हैं। अब कर्मचारी परेशान है, और उन चीजों को लेकर आज उस कर्मचारी ने चलो किसी तरह फोन ले भी लिया, लेकिन जब हमने तनख्वाह बढ़वाने की बात करी निगम से कि 252 लोगों को मिलता है, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? बाकी लगभग कितने लोग होंगे? बाकी लोग टोटल अब आज की डेट में एमटीएस कर्मचारी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में सीएफडब्ल्यू साथी भी है हमारा और डीवीसी साथी भी है, तो लगभग 5000 हैं। और 5000 साथी को अगर देखें, वो 5000 साथी अगर उसमें आज उनके पास में औरों को अलग और हमें अलग वेतन देना बहुत गलत बात है, और औरों की सुविधाएं देना अलग बात है। तो ये बहुत गलत बात है, जिसको लेकर अब उन्होंने, अधिकारियों ने क्या किया, जब से ये बात उठानी शुरू कर दी तो कर्मचारियों पे काम का वजन उसके ऊपर डबल डालना शुरू कर दिया कि आप ऑनलाइन भी करिए, ऑफलाइन भी करिए, आप पंजांगड़ा भी चलाइए, आप दवाई भी छिड़किए, और सब कुछ लेना देना, जितना दबाव डाला जा सकता है जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है, जिससे कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित पूरा हो जाए कि जो वो अपने काम के बारे में सोचे या तनख्वाह बढ़वाने के बारे में। प्रताड़ना को रोकने का कोई रास्ता है क्या आनंद भाई? देखिए, रास्ता यही है कि ये मजबूर कर रहे हैं कि आप परेशान होकर अपने आप आंदोलन पर आ जाए। कर्मचारी को इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो अपने आप आंदोलन का फिर रास्ता, आंदोलन तो कई बार कर चुके, लेकिन अब अगर आंदोलन होना पड़ा तो फिर आदमी, कर्मचारी अपने सर पे कफन बांध के बैठेगा कि या तो पहले ऑर्डर निकाल दीजिए, मैं कहता हूँ आप तनख्वाह बढ़ाइए। कर्मचारी की तनख्वाह अगर उसकी बढ़ेगी, जब पेट में 2 वक्त की रोटी सही से नहीं जा रही है, वो 2 वक्त की अपने बच्चे को खिलाता है, 1 वक्त की खुद खाता है, 1 वक्त की खा के 4 वक्त का काम करता है आपका, तो वो अगर अपने पेट में रोटी नहीं होगी तो तुम्हारा काम कैसे करेगा? अगर उसको वक्त के रोटी खाने के लिए तनख्वाह बढ़ेगी तो चाहे मैं कहता हूँ कर्मचारी से 4 गुना काम ले लीजिए,
क्योंकि उसके पेट में रोटी है, चलने की ताकत है, वो शारीरिक मानसिक रूप से तैयार है, वो आपका काम दुगना भी करेगा। लेकिन उसके लिए कर्मचारी भी तो एक कदम कर्मचारी के लिए अधिकारी भी तो एक कदम आगे बढ़ाए। सर इसी बात पर मुझे एक बात ध्यान आई, ये तो जिंदा कर्मचारियों की बात है। जो कर्मचारी स्वर्ग सुधार चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, निगम का वादा है उनके आश्रितों को नौकरी देने का। क्या डीबीसी कर्मचारी जो डेथ कर चुके हैं उनके परिवारजनों को, उनके आश्रितों को वो नौकरी मिली है क्या? देखिए, क्या उनके बारे में भी सोचता है क्या प्रशासन? प्रशासन कहीं हद तक नहीं सोचता है। उनके पास है कि रूल नहीं है, कानून नहीं है कि किसी आश्रित को, स्वर्गवासी साथी के आश्रित को नौकरी दी जाए। लेकिन उस स्वर्गवासी साथी के आश्रित को नौकरी, आपको इतनी बड़ी नौकरी नहीं दे रहे हैं, या उसका कानून नहीं बनाया जा सकता। कानून बनाना और बिगाड़ना सब आपके हाथ में है, बिल्कुल सब अधिकारियों के हाथ में है। लेकिन उसको बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक परमानेंट आदमी स्वर्गवासी होता है तो उसके परिवार के आश्रित को भी एक नौकरी मिलती है, उसकी पेंशन भी आती है और वो तनख्वाह भी पूरी लेता है। लेकिन अगर एक कच्चा कर्मचारी, उसका कोई परिवार से चला जाए तो उसकी तो नौकरी भी गई और उसके घर की दाल रोटी भी गई, और वो किराए पर रहता था बेचारा, बेघर हो गया, बर्तन तक बिकने की हालत हो जाती है। लेकिन इन लोगों को आज तक इतनी शर्म नहीं आई कि उस एक आश्रित, एक बेवा को, वो विधवा बेचारी रोज इनके घरों के, इनके दरवाजों पर, इनके ऑफिसों में एड़ियां रगड़ रगड़ के चली जाती हैं, लेकिन इनको सिर्फ एक दिन में उसको एक उतनी ही 17,000 की नौकरी देने में आपत्ति आती है। बहुत बड़ी और उसमें बहुत गलत एक सिस्टम है कि कम से कम उसको एक छोटी नौकरी तो दी जाए, कि उसको जो छोटा सा एक काम है, उसकी एक छोटी सी नौकरी है, उसको दी जाए, जिससे कि उसको अगले अपने परिवार को पालन पोषण, कम से कम अपनी दाल रोटी चला पाए। लेकिन उनको इस बात की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जमीनी स्तर पर किसी बड़े अधिकारी ने आज तक उतर के नहीं देखा है। कमिश्नर को जैसे अधिकारियों की बात सुनता है, तो उसे कर्मचारियों की बात सुनने के लिए भी एक, जैसे कहते हैं ना, हम जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता दरबार कर्मचारियों के लिए भी तो लगाए, कि अधिकारी को सुन के ही खत्म ना हो जाए कि ऐसा कानून ही नहीं बन सकता। आनंद भाई, कोई सी भी सरकार आ जाए, हमने कांग्रेस का राज भी दिल्ली में देखा, हमने आम आदमी पार्टी का राज भी देखा, और अब भाजपा का देख रहे हैं। तीनों सरकारों में से कौन सी सरकार सही साबित हुई है कर्मचारी के लिए, जिससे निगम के कर्मचारी को कुछ तो सहूलत मिली हो? देखिए, एक बहुत टेढ़ा सवाल है कि हम ऐसा सवाल कर रहे हैं कि हमने तो 30 साल में कुछ बदलाव देखा नहीं। हाँ, ये जरूर देखा था कि अपने 6 महीने से साल भर की नौकरी हुई थी, तो हमारे कांग्रेस के टाइम में ही हुई थी, जब हमें शीला दीक्षित ने 6 महीने की नौकरी में तो तीनों सरकारें थी, क्योंकि 6 महीने काम करता था पहले कर्मचारी, तो उस डीवीसी कर्मचारी को 6 महीने से साल भर का किया गया था। लेकिन उसके बाद से आज तक कोई बदलाव नहीं आया है। हमने बहुत कोशिशें की, बहुत चीज बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद से आज तक भी कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन पोस्ट का क्रिएशन भी हुआ, तो पोस्ट क्रिएशन करने के बाद, तो पोस्ट क्रिएशन में हम तो ये कहते हैं, सरकार किसी की भी हो, सबके कर्मचारियों के हित में सोचना चाहिए कि हम कर्मचारियों के और जनता के हित में कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन उस कर्मचारी को वही बात आ जाती है कि पेट भर रोटी नहीं, तो वो काम और अपने हित के बारे में, या अपने अधिकार क्षेत्र है जो उसका काम का एरिया है, उसको कैसे पूरा करेगा, कैसे लाएगा। और आज छोटी छोटी बातों पे उसको, अगर फोन उसका खराब हो जाए तो कहेंगे अगली दिन नया लो, जोड़ डालेंगे। अगर वो काम कहीं उसकी कोताही छोटी मोटी हो गई तो उसको मीमो दे के टर्मिनेट करने की बात कर देते हैं। एक कर्मचारी पर दबाव डाल के, मैंने कहा ना, शारीरिक और मानसिक दबाव दोनों डाले जाते हैं, जिससे बेचारा लापंग हो जाए, या उसे लकवा मार जाए दिमाग को, कि वो पैरालाइज हो जाए, कि वो काम ही ना कर पाए। ऐसे भी हमने कर्मचारी देखे, हमारे मदन भाई, वो है हमारे पास सबूत, उनको पैरालाइज हुआ इसी ड्यूटी पर। जी हाँ, पैरालाइज हुआ। मैं बीमार हो गया, 6 महीने से बीमार हूँ अभी, तो मैं अभी 6 महीने बाद ज्वाइन करने की बात करूंगा, तो हो सकता है मुझे भी लेने में आनाकानी करें, क्योंकि उन्हें सब कुछ इन्फॉर्मेशन है कि मैं यहाँ पर 6 महीने से ड्यूटी पर नहीं हूँ, 6 महीने से मैं अपनी ड्यूटी पर जा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को छुट्टी मिली हुई है, सरकारी इलाज करा रहा हूँ, सरकारी इलाज के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, लेकिन उनको लगता है कर्मचारी को कैसे बाहर करना है। अच्छा आनंद भाई, एक बहुत जरूरी सवाल, सरकारी इलाज की बात हो रही है यहाँ पे, क्या मेडिकल बेनिफिट्स निगम की ओर से अभी आप, क्योंकि अभी उसी स्थिति में, क्या मेडिकल बेनिफिट मिल पा रहे हैं?
सरकार की तौर से देखिए या निगम बेनिफिट प्रशासन की ओर से? पहले नहीं मिलता था, लेकिन ये भी लड़ाई के दौरान ईएसआईसी की सुविधा कर्मचारी ने लड़ भिड़ के 4 साल से ली। जो 4 साल से मैंने कहा ना, कुछ जोन में मिल रही है, 6 जोन में अभी भी अधूरी है कि उन्हें नहीं मिल रही है। आज मैं ले पा रहा हूँ, ये मेरा ऐसा कह लीजिए कि आज मैं सौभाग्य है। अपने सौभाग्य कह लीजिए कि दुर्भाग्य कह लीजिए कि मैं इलाज ले रहा हूँ, कि वहां पर इलाज में चलो बिना पैसे के ले पा रहा हूँ। लेकिन अगर आज मेरे पास वाकई ये सुविधा ना होती तो मैं आज वाकई उस भुखमरी के कगार पे होता। 6 महीने से एक तो तनख्वाह नहीं, और दूसरा इलाज की परेशानी को कहाँ से झेलता। तनख्वाह तो मुझे 6 महीने से मिल ही नहीं रही है। निगम तनख्वाह नहीं देता है कि आप बीमार हो गए या मर जाए तो कोई उनको परवाह नहीं, कर्मचारी मरता है या जीता है उन्हें कोई मतलब नहीं। जबकि एक रिटायर, अभी हमारे कई साथी हो गए, स्वर्गवासी हो गए, जो आपने कहा रिटायर साथी बेचारा, उस दिन जिस दिन उसके घर से ये रिटायरमेंट होती है ना, तो इतनी शर्मनाक स्थिति होती है कि हम ढोल बजाएं या इसको खुशी खुशी विदा करें। तो उस दिन बेचारे के गले में फूल की माला डाल के हम उसे विदा करते हैं, क्योंकि उसके साथ उस दिन उसकी तनख्वाह भी खत्म हो गई, बेनिफिट तो छोड़िए, तो उसके बेनिफिट तो मिले ही नहीं थे कभी, तो जो उसके मिलेंगे। जी, एक डीबीसी कर्मचारी सर्दी, गर्मी, बरसात, खास तौर पे बरसात, पूरे समाज वर्ग को, दिल्ली को, हम दिल्ली के वासी हैं इसलिए दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली को स्वच्छ रखने का काम करता है, बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। अलग अलग तरीकों के मच्छरों से, अलग अलग तरीके की बीमारियों से उनको बचाने का काम करता है। वक्त वर वक्त समाज के जितने भी घर हैं उनके वहां पे दवाई का ध्यान, मच्छरों के बचने के लिए धुएं का ध्यान, बहुत सारी एक्टिविटियों में इन्वॉल्व रहता है। ऐसे कर्मचारी के ऊपर निगम प्रशासन की कोई नजर नहीं, मतलब क्या लापरवाही है या भ्रष्टाचार की कोई इसमें साजिश है? देखिए साजिश तो क्या कहें, साजिश के तहत तो मुझे लगता है निगम अधिकारी चलता है, और जो हमारे सबसे बड़े राजा हैं मेयर और कमिश्नर, उनको जो समझाया जाता है अधिकारी द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि कर्मचारी से तो बात करना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है शायद, क्योंकि हम भी उनके दरवाजे बैठ बैठ के आ जाते हैं तो मिलने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये एक ही बात करनी है इन्होंने। लेकिन उस बात को सही से समझने की कोशिश तो करें, अधिकारी और कर्मचारी को साथ बिठाएं। मैं दावा करता हूं कि हम गलत निकले तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं आपके दरवाजे दोबारा नहीं आऊंगा, ये मैं दावे से कहता हूं। लेकिन अधिकारी रूप से इतना तंत्र भ्रष्ट है, इतना तंत्र भ्रष्ट है कि वो जूनियर सीनियर होता जा रहा है, जूनियर सीनियर होता जा रहा है, और सीनियर जूनियर होता जा रहा है। और आज के टाइम में अभी बाढ़ आ गई है दिल्ली में, दिल्ली में बाढ़ आ गई है, चारों तरफ आपने कहा सही बारिश हो रही है, तो कर्मचारी को दुगना वजन देकर बाढ़ क्षेत्र में भेजा जा रहा है। उसको कहा जा रहा है घर घर जाइए, वहां मच्छरों का बचाव करिए, बीमार होने से बचाइए। तो अगर हम बचाने के लिए हम खुद बीमार हो जाएं, जैसे आज मैं हो गया हूं, तो क्या मेरी तनख्वाह दे रहा है निगम? नहीं दे रहा है। अगर वो बीमार हो गया तो उसके ऊपर मीमो और दे देंगे कि ड्यूटी क्यों नहीं आया, और उसके पास ऊपर से वजन डाल देंगे। अभी जैसे संडे की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है कि संडे भी ड्यूटी करनी, आज भी लड़के ड्यूटी कर रहे हैं। सारे निगम के कर्मचारी आज के टाइम में संडे के दिन छुट्टी बंद करके संडे की ड्यूटी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सिर्फ एक दिल्ली की जनता को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन ये हमें मजबूर ना करें कि हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करें, तो मजबूर किया जा रहा है कि आप आंदोलन करिए, आप आंदोलन करके ही जब जा सकते हैं, जब ही हम शायद आपकी सुनेंगे। क्यों नहीं पहले सुन लेते हैं? क्यों नहीं कर्मचारी की पहले सुन लिया तो शायद डीबीसी कर्मचारी का जीवन जो दुख है शायद थोड़े कम हो जाए, कुछ तो कम हो जाएंगे अगर पहले सुन ले। कम नहीं होंगे, क्योंकि इतना नहीं दे रहे हैं कि जो हमारे कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो मिनिमम ग्रेड पे, हमने कहा मिनिमम ग्रेड पे जो 252 को मिलता है, औरों को भी दीजिए ना जो बराबर उसकी पोस्ट पर है। तो ये सुनने को शायद ना तो कमिश्नर, मैंने कहा ना मेयर, और ना स्टैंडिंग कमेटी, आज तो सभी कुछ है। बजट का रोना रोते हैं, बजट का रोना। संदीप कपूर साहब जो है चेयरमैन बन गए हैं कमेटी के, कुछ उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, हमारे चेयरमैन कमेटी के नहीं है, वो हेल्थ कमेटी के। अच्छा। वो डैम्स कमेटी के हैं, वो हमारे हेल्थ कमेटी के चड्डा साहब बने हैं, और उनमें जो हमारे चड्डा साहब बने, उन्होंने पॉजिटिवली हमें कहा है कि हम अगले हफ्ते, यार हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने कहा अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग बैठा के उस पर फैसला करने की तैयारी कर रहे हैं।
तो अगर आप इस तैयारी को नहीं करते हैं तो हमें दूसरी तैयारी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप मजबूर कर रहे हैं कर्मचारी को हफ्ता दर हफ्ता कह के कि एक हफ्ते में कर देंगे, एक हफ्ते में कर देंगे, लेकिन आप खुद मजबूर कर रहे हैं कि कर्मचारी अपने आप रोड पर आकर ही बात करे। तो ऐसा क्यों? ऐसा ना किया जाए जिससे कर्मचारी खुद मजबूर ना हो और अपने काम को तन्मयता से करे। वो आपसे मिनिमम से मिनिमम ग्रेड पे मांग रहा है जो आपके पास सबसे कम है, जो कि ना कि बहुत ज्यादा है। सबसे सही सटीक जानकारी वैसे आपके पास ही होगी। दिल्ली के अंदर डीबीसी कर्मचारियों की क्या संख्या होगी इस टाइम? देखिए, अब डीबीसी कोई रहा नहीं, अब कोई सीएफडब्ल्यू रहा नहीं, अब सारे एमटीएस हो गए हैं। अच्छा, अब सारे के सारे एमटीएस हो गए हैं। जो हम ज्ञानेश भारती जी का और अपने रहे पहले निगम मेयर का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें उस आंदोलन के दौरान सभी को आज एमटीएस एक संवैधानिक पद पर ले आए हैं। और ये आज उन सभी साथियों को ज्ञान है कि जो संवैधानिक पद पर होता है उसका बजट ऑलरेडी निगम के पास होता है। उस निगम को कहीं से बजट लाने की जरूरत नहीं है जो हमें बहकाया जाता है। संवैधानिक पद पर रहे साथी का अपने आप ही बजट वहां का वहीं मौजूद होता है, जिसको कहीं बाहर से बजट लाने की जरूरत नहीं है। एमटीएस कर्मचारी कितने होंगे दिल्ली? मैंने अभी बताया, वो टोटल सीएफडब्ल्यू और आज डीबीसी मिलके 5000 कर्मचारी पूरी दिल्ली के पूरे 12 जोनों में है। लगभग 5000 कर्मचारियों की संख्या अभी आनंद भाई बता रहे हैं हमारे को कि वो दिल्ली के अंदर है। आनंद भाई, 5000 कर्मचारी आपको चेहरे से जानते हैं, आपकी वाणी से जानते हैं, आपके उन कामों से जानते हैं जो उन कर्मचारियों के लिए आपने रोड पर, दफ्तरों में और अधिकारियों से जो बात करने के काम आपने किए, उसकी वजह से सब लोग आपको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। क्या संदेश जाएगा उनके ऊपर? मैं यही बात आपसे बस जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे व्यक्ति की, इतने मजबूत व्यक्ति की हालत ऐसी हो सकती है तो आम जो साधारण कर्मचारी है उसकी क्या हालत होगी? देखिए साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि निगम ने शायद सोच रखा है कि बिना लड़े कुछ देना नहीं। और अब आप साथियों में सभी में एक जज्बा होना चाहिए कि जो लड़ाई आपकी एक ये ईमानदार यूनियन लड़ रही है, उस लड़ाई में अगर हमें कहीं भी किसी भी दिन कोई आगाज उठाना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का कोई भी नुकसान हो, क्योंकि दिल्ली की जनता में हमारे अपने बच्चे भी हैं और हमारा परिवार भी है। लेकिन अगर निगम अधिकारी आपकी नहीं सुनता है तो आपको भी उस यूनियन को, अपने साथियों को ये समझना चाहिए कि हम रोज उनके दरवाजे पर एक तरीके से मंदिर या भगवान, अल्लाह, गुरुद्वारा जो भी होता है, एक मत्था टेकने जाते हैं कि हमारा काम कर दीजिए। बिल्कुल। लेकिन हम उसके बावजूद अगर साथी फिर भी ना समझ पाए तो उसकी एक बदकिस्मती है। हम अपनी बदकिस्मती मानते हैं कि हम उसे समझा नहीं पा रहे कि हम ऐसे पत्थर में सिर टकरा रहे हैं जहां पर हमारा खुद का माथा फूट रहा है। इसीलिए साथियों कि उस बात को समझते हुए और जानते हुए आपको ये रखना पड़ेगा कि अपने आप में अगर हमारी अगले हफ्ते में इन्होंने कुछ नहीं किया तो हमें मजबूती के साथ मैदान में उतरना ही पड़ेगा। चाहे हम खुद बीमारी से ग्रस्त होकर मर जाएं, चाहे जैसे मैं आज बीमार होके भी लड़ने को तैयार हूं। मेरा ऑपरेशन होना है, लेकिन मैं ऑपरेशन से उठ के भी आपके साथ में बीच में खड़ा हूंगा। चाहे मेरे टाँके कटे हों चाहे ना कटे हों, लेकिन मैं आपके बीच में खड़ा होके आपके साथ ईंट से ईंट बजाकर पूरे साथियों के साथ मिलकर अपने हक की आवाज को उठाऊंगा। देखिए, मैं भी एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ अंत में कि शायद शब्द नहीं है अभी मेरे पास तो, लेकिन जो शब्द दिमाग में आ रहे हैं और जबान से निकल रहे हैं उसके मद्देनजर बता रहा हूँ आपको। बड़ी विडंबना की बात है, निगम के उन अधिकारियों को, उन प्रशासनिक अधिकारियों को और निगम की उस सरकार को ये बात देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि आपने जिस कर्मचारी से इतना काम लिया है, 30 साल की सर्विस उसने आपको दी है, अपनी जिंदगी के बड़े मुख्य 30 साल आपको दिए हैं, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसको क्या मिल रहा है? उसके परिवार को क्या मिल रहा है? उसकी जो बेटी है वो अपने पिता से क्या आशा लगा के रखती है? उसका जो बेटा है वो अपने पिता से क्या आशा लगा? क्या उन बच्चों का अच्छी शिक्षा पर हक नहीं था? क्या उस बेटी के कुछ अपने सपने नहीं थे? क्या इस व्यक्ति के जो कर्मचारी जिसने 30 साल अपने बहुत जिंदगी के बहुत अनमोल 30 साल इस निगम प्रशासन को दे दिए, क्या उसके कोई सपने नहीं थे? उसके परिवार के कोई सपने नहीं थे? शर्म आनी चाहिए। अगर आपके परिवार के सपने हैं तो ध्यान रखिए, ये भी वही परिवार है, इनके भी अपने परिवारों के सपने हैं।
लेकिन आपकी वजह से, आपके भ्रष्टाचार की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से और आपके इस दोगले रवैये की वजह से आज ये कर्मचारी सफर कर रहा है और ना जाने कब तक करेगा। लेकिन मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं, जितने भी कर्मचारी साथी मेरे इस इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तमाम जितने भी डीबीसी एमटीएस कर्मचारी हैं या जो भी कर्मचारी हैं हेल्थ से जुड़े हुए, उन सबके पास पहुंचूंगा, उनके परिवार के से बात भी करूंगा और आप सब लोगों तक पहुंचाऊंगा। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं, कृपया कर आप इस विडंबना को समझिए, कृपया करके आप ये संज्ञान लीजिए कि ये कर्मचारी आप ही के कर्मचारी हैं और आप ही के लिए काम करते हैं और आप जिस दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आपकी उसी दिल्ली को साफ स्वच्छ रखने का काम और बीमारियों से बचाने का काम ये कर्मचारी करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।